नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। देवरिया में मकान गिरा, परिवार के 3 लोगों की मौत, पति पत्नी और 2 साल की बेटी की मलबे में दबकर जान गई, बुजुर्ग मां घायल। असला बना रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़, एक के पैर में लगी गोली, एसआरएन अस्पताल में भर्ती, दूसरा बदमाश भी गिरफ्तार। सुकेत पंचायत के फरमान के विरोध में उतरा बजरंग दल, पंचायत ने मोहर्रम के दिन हाट में दुकानें खोलने पर लगाई थी पाबंदी। खाद की कालाबाजारी नहीं रोक पा रहा कृषि विभाग, 2 पिकअप से पकड़े थे 130 डीएपी के कट्टे, अब तक गोदाम भी नहीं किया सीज। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देवरिया में सोमवार तड़के 3 बजे जर्जर मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 साल की बेटी और उसके माता पिता शामिल है। एक महिला को हल्की चोट आई है। हादसा अंसारी रोड के पास का है। मौके पर एसपी संकल्प शर्मा, एसडीएम सदर सौरभ सिंह और सीओ श्रीएस त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मालवीय रोड पर कुलदीप बरनवाल का मकान है जो जर्जर हो चुका है। इसी मकान में दिलीप गौंड का परिवार किराए पर रहता था। सोमवार तड़के 3 बजे मकान का एक हिस्सा भर भरा कर ढह गया। हादसे में दिलीप गौंड, उसकी पत्नी चांदनी और 2 साल की बेटी पायल की दबकर मौत हो गई। दिलीप गौंड की मां प्रभावती उस समय किसी काम से उठी थी, वह घर के बाहर आई थी, इसी वजह से उन्हें हल्की चोट आई है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतक की मां प्रभा देवी से संवेदना जताई। कुल 12 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की गई है। मकान में और भी लोग किराए पर रहते थे। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कई थानों की पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। दबे 4 लोगों को बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने दिलीप गौड़, चांदनी और पायल को मृत घोषित कर दिया। मकान में और भी लोग मौजूद थे, लेकिन जिस तरह दिलीप का परिवार रहता था वही हिस्सा गिरा है। दिलीप लाइट सजावट का काम करते थे। आसपास के लोगों का कहना है कि मकान लगभग 100 साल पुराना है। इसमें दिलीप का परिवार लगभग 50 साल से किराए पर रहता था। किराएदारी को लेकर इन लोगों को मकान मालिक से कुछ विवाद भी चल रहा है। दिलीप लाइट सजावट का काम करता था तो उनकी पत्नी लोगों के घरों के काम देखती थी। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि हादसे के बाद तत्काल रेस्क्यू कर 4 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 3 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। प्रयागराज में अवैध असला बना रहे बदमाशों से रविवार देर रात पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया। उसके पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल बदमाश को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया है। वहीं भाग रहे दूसरे आरोपी को पुलिस टीम ने दौड़कर दबोच लिया। पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। एसपी सिटी संतोष कुमार मीणा ने बताया कि रविवार देर रात पूर्रा मुफ्ती थाने की पुलिस टीम की ओर से केंद्रीय विद्यालय मनोरी के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि यहां सरपति झाड़ियों के बीच आग जलाकर अवैध असले बनाए जा रहे हैं। इसकी सूचना पर तत्काल पुलिस टीम वहां से रवाना हो गई। ईंट भट्टे के पास गाड़ी खड़ी कर पुलिस टीम पैदल आगे बढ़ी तो देखा कि 2 लोग आग के पास बैठे हैं। हथौड़े से कुछ बनाया जा रहा है। बदमाशों को जब पुलिस की आहट हुई तो उनकी ओर से पुलिस पर फायरिंग की गई। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई पर फायरिंग की, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं दूसरा भागने के फिराक में था, जिसे पुलिस टीम ने दौड़कर दबोच लिया। भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने का हथियार पुलिस टीम को मिला है। 7 बने और 3 अधबने अवैध असले मिले हैं। इसके अलावा एक अपाची बाइक भी बरामद की गई है। इन दोनों की पहचान हो गई है। एक का नाम रत्नेश, निवासी गांव मेहंदीपुर, थाना पिपरी कौशाम्बी, और दूसरा आरोपी गोलू, गांव मेहंदीपुर कौशाम्बी का रहने वाला है।
कोटा की सुकेत ग्राम पंचायत के फरमान का हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। बजरंग दल पंचायत के फरमान को मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाला और हिंदू समाज के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने वाला बताया है। सह प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया है, जिसमें सुकेत पंचायत के सरपंच और रामगंज मंडी एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की है। बजरंग दल सह प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल ने बताया कि सुकेत में मुहर्रम पर सरपंच के माध्यम से ग्राम पंचायत के अधिकृत लेटर पैड पर एक स्पेशल गैर संवैधानिक तुगलकी फरमान निकाला था, जिसमें मुहर्रम के जुलूस के कारण गांव के हाट में दुकानें खोलने पर पाबंदी लगाई गई थी। साथ ही दुकान खोलने वालों को कानूनी कार्रवाई की धमकी भी दी गई थी। जब इसके बारे में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने रामगंज मंडी एसडीएम से मौखिक वार्ता कर ली तो उन्होंने सरपंच द्वारा जारी तुगलकी आदेश को सही बताया और कहा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं के पास इस बातचीत का प्रमाण भी उपलब्ध है। इतना ही नहीं, सुकेत में मुहर्रम के जुलूस के दौरान भगवान घास भैरव जी की प्रतिमा को हरे चद्दर से ढकवाया गया था। इससे पहले भी एसडीएम ने भगवान श्री गणेश की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी थी। कार्यकर्ताओं से बोला गया कि क्या होता है गणेश स्थापना से, इससे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही हिंदू समाज को धमकी दी गई थी कि शोभा यात्रा में डीजे बजाया तो उसी समय उठाकर हवालात में डाल दिया जाएगा। रेनवाल ने कहा कि कांग्रेस सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति को बढ़ावा देते हुए कोटा जिले के रामगंज मंडी के एसडीएम द्वारा रामगंज मंडी, सुकेत, मोडक और चेचट में हिंदुओं के त्योहारों पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया गया है। उन्होंने ज्ञापन देकर सुकेत पंचायत के सरपंच और रामगंज मंडी एसडीएम को बर्खास्त करने की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी उन्होंने दी है। टोंक जिले में खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने को लेकर किए जा रहे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। रात का अंधेरा होते ही इस अवैध कारोबार से जुड़े दुकानदार अच्छा मुनाफा लेने के लिए खाद को गाड़ियों में भरकर बाहर बेच रहे हैं, लेकिन कृषि विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इसको लेकर गंभीर नहीं हैं। विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण 2 दिन पहले सौंप कस्बे में हुई पुलिस की कार्रवाई के बाद देखने को मिला। सौंप पुलिस ने खाद बीज की दुकान के गोदाम से डीएपी खाद भरते एक पिकअप और पिकअप के कट्टे भरकर ले जा रही एक और पिकअप को जब्त किया था। इन दोनों पिकअप से पुलिस ने 130 कट्टे डीएपी खाद के जब्त किए थे। पुलिस ने कृषि विभाग के अधिकारियों को थाने बुलाकर कार्रवाई की जानकारी दी थी। इसके बाद भी कृषि विभाग ने न तो गोदाम सीज किया है और न ही कोई अधिकारी मौके पर गया है। किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होने से खाद की कालाबाजारी करने वालों के हौसले बुलंद है। रविवार रात को भी कस्बे से डीएपी खाद से भरी पिकअप निकली हुई थी। ब्लैक में 1800 रुपये तक बेच रहे डीएपी का कट्टा ये लोग बेच रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि खाद की कालाबाजारी करने वाले लोग एक डीएपी के खाद के कट्टे पर 400 से 500 रुपये तक का मुनाफा कमा रहे हैं। एक डीएपी का कट्टा 1350 रुपये का आता है, लेकिन ये लोग उसे करीब 1700 से 1800 रुपये में ब्लैक में बेच रहे हैं। रिश्तेदारों के नाम एंट्री करते हैं रिकॉर्ड मेंटेन। खाद बीज के दुकानदारों के लिए पीओएस मशीन में एंट्री कराना जरूरी है, लेकिन ये लोग सैकड़ों कट्टे अपने रिश्तेदार परिचित के नाम एंट्री कर खाद को रात के समय ब्लैक में निकाल देते हैं। सौंप क्षेत्र में हुई कालाबाजारी को लेकर कृषि विभाग दूनी के सहायक निर्देशक बाबूलाल यादव से जानकारी लेना चाहिए तो उन्होंने कहा कि वो सौंप आकर इस मामले को देखेंगे। कृषि डिप्टी डायरेक्टर राधेश्याम मीणा ने बताया कि खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर विभाग कड़ी नजर रखे हुए है। अवैध रूप से खाद की बिक्री करते पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाती है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती हूँ। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। सिरोही जिला कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने शहर के कई सरकारी कार्यालयों का अचानक निरीक्षण किया। कलेक्टर के अचानक से पहुंचने पर सभी विभागों में भारी हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कई कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद कलेक्टर ने अनुपस्थित पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल ने सोमवार सुबह अचानक पावर हाउस कार्यालय पहुंचकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डिस्कॉम कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी मीनाक्षी अनुपस्थित मिली, जिसके बाद कलेक्टर जिला आयुर्वेद अस्पताल पहुंचे और अस्पताल में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। जिला आयुर्वेद अस्पताल में जांच के दौरान कलेक्टर को डॉक्टर यशवंत कुमार व्यास अनुपस्थित मिले, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने सभी कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए भी निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने डिस्कॉम विभाग में बिजली के बिल जमा करने के लिए एक और खिड़की की व्यवस्था करने के निर्देश भी जारी किए हैं, जिससे लोगों को लंबी लाइन लगाकर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। इस दौरान उन्होंने दोनों ही कार्यालय के अधिकारियों को साफ सफाई की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए निर्देश दिए। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि दोबारा इस तरह की कोई लापरवाही की गई तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गंगापुर सिटी जौहरी बाजार में देवी स्टोर चौराहे के पास रविवार रात एक मकान की छज्जे की चीरिया यानी कि पट्टी टूटकर सड़क पर गिर गई। गनीमत यह रही कि रात होने के कारण बाजार में कोई नहीं था, इस कारण कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसके बाद दुकानदारों ने जर्जर मकान को चिन्हित कर सुरक्षा के इंतजाम करने की मांग की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रविवार शाम को जौहरी बाजार में दुकानदार दुकानों को बंद कर घर चले गए और रात करीब 9 बजे तक बाजार बंद हो गया। इसके बाद रात को बाजार में एक जर्जर और पुराने क्षतिग्रस्त मकान की दूसरी मंजिल की छज्जे की चीरिया यानी कि पट्टी टूटकर सड़क पर आ गिरी। यह घटना रात के समय हुई थी और उस वक्त बाजार भी बंद हो चुका था और सड़क पर आवाजाही भी नहीं थी। इसके कारण आसपास कोई नहीं होने के कारण बड़ी घटना होने से टल गई। दूसरे दिन सोमवार को सुबह बाजार में चहल पहल होने लगी और दुकानदार अपने प्रतिष्ठानों को खोलने के लिए पहुंचे तो सड़क पर टूटी हुई चिड़िया यानी कि पट्टी देखकर उन्हें घटना का पता चला। किराना बाजार एसोसिएशन के पदाधिकारी वेद प्रकाश मंगल ने बताया कि जिस मकान की चिड़िया यानी कि पट्टी टूटी वह काफी पुराना और जर्जर हो चुका था। भविष्य में भी दुर्घटना होने की संभावना बनी हुई है। आसपास के दुकानदारों ने प्रशासन से ऐसे मकानों को चिन्हित कर सुरक्षा के इंतजाम किए जाने की मांग की है। दौसा जिले के मानपुर कस्बे में प्राइवेट स्कूल की हेडमास्टर के साथ मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सोमवार को स्कूल के बच्चों ने मानपुर बाजार में नारेबाजी करते हुए विरोध रैली निकाली।
इसके बाद करीब 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल में छोटे बच्चे मानपुर पुलिस थाने पहुंच गए। हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर हेडमास्टर दीपिका मीणा को न्याय देने की नारेबाजी करते हुए बच्चे पुलिस थाना परिसर में धरने पर बैठ गए। एकाएक दर्जनों स्कूली बच्चे के थाने में पहुंचने पर पुलिसकर्मी में भारी खलबली मच गई। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी सीतारमन ने समझाकर धरना खत्म करवाया। वहीं स्कूल के छोटे बच्चे को कई किलोमीटर पैदल चलवाकर धरने पर बिठाने से नाराज पुलिसकर्मियों ने स्कूल के टीचरों की जमकर खिंचाई की। पुलिसकर्मियों का कहना था कि चिलचिलाती धूप और उमस के बीच बच्चों को इस तरह थाने में लाकर बिठाना बिल्कुल जायज नहीं है। जब मारपीट के मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हो चुका है और डिप्टी एसपी संतराम मीणा मामले की जांच कर रहे हैं, ऐसे में मेडिकल और बयान दर्ज करने की कार्रवाई होने से पूर्व ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर इस तरह धरना प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। इसके बाद पीड़िता हेडमास्टर के पति रामकेश मीणा के नेतृत्व में थाना इंचार्ज को ज्ञापन देकर आरोप खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शनिवार को हुई थी ये मारपीट की घटना। आपको बता दें कि मानपुर कस्बे की प्राइवेट स्कूल की हेडमास्टर दीपिका मीणा के साथ शनिवार को आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडों से मारपीट कर दी थी। मारपीट की घटना में घायल हेडमास्टर के सिर में चोट आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसका दौसा जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं घटनाक्रम के बाद पीड़िता ने मानपुर पुलिस थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। बारह शहर में चिकित्सा विभाग की ओर से जनता क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। इसको लेकर विभाग की ओर से तैयारी शुरू कर दी गई है। हाल ही सरकारी की ओर से कुछ जगहों पर जनता क्लिनिक खोलने की स्वीकृति दी गई है, तो कुछ जगहों के लिए प्रस्ताव मांगे गए हैं। 12 में पहले फेज में 2 जनता क्लिनिक खोलने की स्वीकृति मिली है। इसके लिए जिला प्रशासन, चिकित्सा विभाग और नगर परिषद की टीम की ओर से जगह चिन्हित की जाएगी। सीएमएचओ डॉक्टर संपत राज नागर ने बताया कि योजना को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। नई गाइडलाइन मिलने के साथ ही विभाग की ओर से जनता क्लिनिक को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत हाल ही में सरकार ने 12 शहर में 2 शहरी स्वास्थ्य कल्याण केंद्र की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी है। इसको लेकर कलेक्टर के निर्देशानुसार चिकित्सा विभाग और नगर परिषद के साथ मिलकर जगह चिन्हितकरण का काम किया जाना है। उन्होंने बताया कि अंता और छबड़ा के लिए रिवाइज प्रस्ताव भेजे गए हैं। सूत्रों के अनुसार 12 शहर में प्रस्तावित जनता क्लिनिक कोटा रोड क्षेत्र और शाहबाद रोड क्षेत्र में खोली जा सकते हैं। इसके लिए विभाग की टीम जगह देख रही है। सीएमएचओ ने बताया कि एक क्लिनिक पर डॉक्टर, कंपाउंडर समेत 7 कर्मचारियों की टीम रहेगी। इनकी नियुक्ति जिला स्वास्थ्य समिति और प्लेसमेंट एजेंसी के जरिए की जाएगी। जनता क्लिनिक करीब 20,000 लोगों की आबादी को कवर करेगा और प्राथमिकता कच्ची बस्तियों को दी जाएगी। प्रत्येक क्लिनिक नजदीकी पीएचसी या सीएचसी से जुड़ा होगा ताकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं सुचारू चलती रहे। शुरुआती दौर में जनता क्लिनिक पर निशुल्क जांच योजना के तहत 8 तरह के टेस्ट हो सकेंगे। इसमें हीमोग्लोबिन, मलेरिया और डेंगू कार्ड टेस्ट, ब्लड शुगर, बीडीआरएल रैपिड टेस्ट, एचआईवी कार्ड टेस्ट, यूरिन एल्ब्यूमिन शुगर, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट शामिल है। इसके अलावा सरकार की निशुल्क दवा योजना में शामिल जरूरी दवाएं भी यहां निशुल्क मिल सकते हैं। विस्तार से और खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है कि उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।